Good morning 11th class. How are you? Fine. So today we will start our class with the chapter Ranga's marriage. We left in between. So that day we have done up to first paragraph of page number 19. Got it? Okay. So when the villagers checked that the Ranga has not changed yet, of course he had returned from city, but even then he has not left his religion. यानी उसके जो संस्कार थे वो सब उसने कुछ नहीं छोड़ा है, अभी भी वो वैसा ही है. ठीक, तो ये सब देख के सब धीरे धीरे ऑल द विलेजर्स डिस्पर्स सब चले गए वहाँ से. तो ये जो नैरेटर है ये इससे बात करने लगा रंगा, और फिर थोड़ी देर इधर उधर की बात करके वो भी चला गया. अब नेक्स्ट डे की बात है कि दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माय हाउस विथ ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड. क्या लेके आया वो कि उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे, और ए जेनरस कंसिडरेट फेलो. ए जेनरस एंड कंसिडरेट फेलो से क्या मतलब है उसका कि कैसा था वो, कि देखने में बहुत ही ऐसा कि जिसका कि जो है बहुत देखने में जेनरस लग रहा हो. जेनरस से मतलब होता है कि देखने में आपको जो है वो सभ्य और दयालु लगे. एक सभ्य व्यक्ति जैसा दिखता है तो उसको बोलते हैं वेरी जेनरस फेलो. तो वो बहुत जेनरस लग रहा था. हाउ कैन, फिर उसने कहा कि considerate fellow, it would be a fine thing to have him marry, settle down and be of a service to society, I thought. अब वो क्या कह रहा है राइटर आगे कि देखो कोई भी अगर क्या होता है, बड़े लोग क्या होते थे पहले कि किसी भी लड़की को या लड़के को देखते थे जो क्वाइट ग्रोन अप हो, तो वो उसकी शादी कराने की सोचते थे कि उनके दिमाग में किसी की लड़की की बात है कि भाई वो वर ढूंढ रहे हैं, या किसी के लड़के की बात है कि वो ब्राइड ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग एक दूसरे से उनका रिश्ता कराने में लगे रहते थे. पहले जो है आपकी तरह आज से ये marriage.com नहीं होते थे. जो सोसाइटी के लोग होते थे वही एक दूसरे के साथ बात करके संबंध बनाते थे, है ना, कि उनको दोनों का रिश्ता तय कर दिया और उनकी शादी हो गई, दोनों को मिला दिया, मैच सही था. तो और शादी बहुत जल्दी हो जाती थी. तो इसके दिमाग में से देखते आया कि भाई शहर रह के आया है, अच्छा है, संस्कारी है, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू से दिखा दे रहे ना कि उसने ऐसे से झुका के नमस्ते नहीं किया, बाकायदा पैर छुए, तो उससे वो बहुत इम्प्रेस है उसके व्यवहार से. उसने जनेऊ भी पहना हुआ है, यानी बिल्कुल एकदम से सही से जैसा संस्कारवान व्यक्ति होता है उसको वैसा दिखाई दिया. तो उसने कहा जनरस एंड कंसिडरेट फेलो, तो इसकी शादी करवानी चाहिए. यानी एक अच्छी कोई लड़की जो हो नज़र में तो इसकी शादी करवाना चाहिए, ये ब्राइडग्रूम के लिए एक बढ़िया कैंडिडेट है. ये उसके दिमाग में उसको देखते ही आया. फिर उसके बाद फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर हमने ऐसी इधर की बातें करी. देन आई केम टू द पॉइंट, रंगा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड. और फिर मैं अपनी बात पे आ गया. और बताओ रंगा शादी करने का कब तक विचार है. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ. उसने एकदम से मना कर दिया, नहीं अभी तो मैं बिल्कुल शादी नहीं कर रहा हूँ. व्हाई नॉट, क्यों अभी क्यों नहीं कर रहे हो. क्योंकि उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता कि 25-30 साल पे जाते थे तब शादी की बात करते थे. उस टाइम पीरियड में तो आप जहाँ 16-17 साल के हुए और एकदम से जो है आपकी 18 की एज तक शादी करने की बात चल जाती थी बॉयज़ की, और गर्ल्स की तो 14 के बाद कर देते थे, है ना. तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगा. वाई क्यों नहीं करोगे. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, क्योंकि मुझे शादी किससे करनी है, एक सही लड़की से जो मेरे लिए क्या हो, एक परफेक्ट मैच हो, जो मेरे अकॉर्डिंग हो. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. मैं अपने एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ ऑफिसर को जिसने अभी 6 महीने पहले ही शादी की है. एंड ही इज़ अबाउट 30, और जबकि वो लगभग 30 साल की उम्र उसकी उम्र है, और जो उसकी वाइफ है वो 25 है. मैंने कहा ना कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो जल्दी उम्र में शादी नहीं करते थे, लेकिन गांव में जल्दी शादियां हो जाती थी. तो उसने कहा कि मैं उसका एग्जांपल दिया कि देखो वो 30 साल के है, वाइफ उनकी 25 की है, तो वो क्या कहे एक दूसरे से अच्छे से, जो मैच्योर लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से उनकी जो है मैरिज चलेगी, ये उसके दिमाग में था. तो इसलिए उसने कहा दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर. कि मान लो मैंने किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली. अब छोटी उम्र में जो लड़की मैच्योर नहीं हुई है, जिसे पता ही नहीं है शादी का मतलब क्या होता है, तो कह रही कि मैं उससे प्यार की बात करूँगा, वो सोचेगी मैं नाराज़ हो रहा हूँ. ये उसके दिमाग में क्या है कि अगर मैंने किसी मैच्योर गर्ल से शादी कर ली तो क्या होगा, उसके साथ जो है मेरी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी, ये उसके दिमाग में है.
रिसेंटली ए ट्रुप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक ट्रुप आया हुआ था, उसने शकुंतला प्ले को जो है वहाँ पर उसका ड्रामेटाइज किया. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग. और उसे देख के मेरे दिमाग में विचार आया कि अगर शकुंतला 13-14 साल की 12-13 साल की लड़की होती तो क्या दुष्यंत उसके प्यार में पड़ता? नो वे, बिल्कुल ना पड़ता. लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड इज देयर, जैसे कि आजकल की होती हैं ब्राइड्स का मतलब कि छोटी सी उम्र में जो है उनको ब्राइड बना दिया जाता है. इज देयर व्हाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, क्या होता? कालिदास कहाँ से लिखते हैं अपना जो उन्होंने प्ले लिखा है, नाटक लिखा, वो कहाँ से लिखते हैं? अगर शकुंतला की छोटी उम्र में और दुष्यंत उससे शादी कर लेता तो कोई उनकी प्यार की बात होती ही ना. ये उसके कहने का मतलब है. If one gets married, it should be to a girl who is mature. क्या मतलब है कहने का कि अगर कोई शादी करता है तो उसे एक अच्छी खासी मैच्योर यानी एक अच्छी जिसकी एज हो 20 अबव या 20 से अबव जो है उसकी एज हो, ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए. अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, वरना ना करे शादी, कुंवारा ही रहे सारी जिंदगी अगर मैच्योर लड़की नहीं मिलती है तो. दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं भी अभी शादी नहीं कर रहा हूँ. ये उसने रीज़न बताया. इज देयर एनी अदर रीज़न, और तो कोई कारण नहीं है. नो, ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, कि भाई अगर कोई किसी लड़की से शादी कर रहा है तो वो उस लड़की को पसंद करता हो ना. एडमायर का मतलब उसकी प्रशंसा करता हो, पसंद करने से मतलब है यहाँ पे प्रशंसा करने से मतलब एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना. तारीफ करने से मतलब है आप उसको पसंद करते हो. पसंद कब करेंगे? उसके अंदर आपके अकॉर्डिंग जो क्वालिटीज़ होंगी, है ना. तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी लड़की से शादी करता है तो वो उसकी पसंद की भी तो होनी चाहिए, है ना, तभी तो उसको शादी करनी चाहिए. व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है, सारी अरेंज मैरिज होती हैं. यानी अरेंज मतलब जो शादियाँ जिनके माता पिता घर के बड़े लोग तय करते हैं उनको बोलते हैं अरेंज मैरिज, है ना. और जो आपस में लड़का लड़की अपने आप से एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं दैट इज कॉल्ड लव मैरिज. तो उसने यहाँ पर ये कहा कि हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ अ फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर. कि आप ही सोचिए कि एक लड़की जिसके एक तरफ जो है दूध के धब्बे लगे हुए हैं, एक तरफ जो है वो सब्जी के दाग लगे हुए हैं, तो ऐसी लड़की से आप कैसे उसकी तारीफ करोगे? कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई शादी जिसकी लड़की की हो गई है तो उसको ये भी तो आज समझ में आना चाहिए कि पति के सामने कैसे प्रेजेंटेबल होकर जाना चाहिए. अगर वो छोटी लड़की होगी तो उसे पता ही नहीं होगा, वो तो घर के काम में जैसे कहीं दाग लगे हुए, हल्दी कहीं कुछ ऐसे मेरे सामने आ जाएगी, उसको पता ही नहीं होगा. तो ऐसी लड़की की आप कैसे तारीफ करोगे, उससे कैसे प्यार की बात करोगे? ये कहने का उसका मतलब है. तो हाउ कैन वन एडमायर गर्ल विथ मिल्क स्टेन, इसके मतलब दाग लगे ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी साइड जो है वो गीला हो रखा हो. गीले से मतलब और किसी चीज़ के दाग लगे हों. और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, यानी वो इतनी इमेच्योर हो कि उसे ये भी नहीं पता हो कि नेल कैसे बाइट करते हैं. अब नेल बाइट करना कोई कला है क्या? दिमाग में आएगा नेल बाइट करना. नेल बाइट करने से क्या मतलब है कि आज के टाइम में नेल बाइट करने का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है. लेकिन पहले टाइम में क्या होता था, लड़कियां आपकी तरफ फ्रैंक नहीं होती थी. जरा सी उनके सामने कोई बात करो तो ऐसी वो शर्मा जाती थी. तो कहने कि जिसे शर्माना भी ना आता हो कि पति तारीफ कर रहा है वो शर्माना ही ना आए. शर्माने से मतलब क्या था कि ऐसे चुन्नी का वो ले लिया और ये नहीं करके शर्मा रही है. पुरानी पिक्चर में देखा होगा ना, ऐसे करके ये करती रहती हैं. तो उससे मतलब है कि जिसे शर्माना भी ना होता, यानी नेल बाइट करना भी ना आता हो. ये आपके ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि आपको नहीं पता कि शर्माना क्या होता है ना. शर्म तो आती ही नहीं है हमें. तो इसलिए क्या कह रहा है कि जिसे शर्माना भी ना आता हो. अब उसने कहा कि अच्छा, तो रंगा की बात सुन के जो डायरेक्टर है वो क्या कहता है, वन अ नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गॉड. वन अ नीम फ्रूट, एक तो क्या नीम चढ़ा, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा. यानी आप जानते हैं करेला ऑल्सो सोर, वो भी कड़वा होता है, बिटर होता है, और नीम वो भी बिटर होता है. तो यानी अगर करेला का जो बेल है वो नीम के पेड़ पे, आप देखना करेला का पौधा नहीं होता, क्या होती है, बेल होती है ना. उसकी क्या होती है, क्लिम्बर होती है. तो वो अगर सहारा मिलेगा उस पर लिपट जाएगी. तो मान लीजिए उसके पास नीम का पेड़ है और वो उससे लिपट जाए, तो जो उसकी लता उससे लिपटेगी वो नीम की कड़वाहट भी और उसमें आ जाएगी. यानी ऑलरेडी जो उसका फ्रूट पहले ही कड़वा होता है और अगर वो नीम के ऊपर लिपटा हुआ होगा तो दुगना कड़वा हो जाएगा. तो उसने यहाँ पर किसको कहा, रंगा को, कि एक तो पहले ही
खराब था, ऊपर से और ये जो है वो खराब हो गया। क्या मतलब, जो वो रीज़न दे रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक, अब वो कह रहा है कि एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, उसने कहा हाँ मेरा मतलब भी यही था कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. I distressed मैं निराश हुआ, क्या सोच के कि एक लड़का जो बहुत अच्छा जो है क्या हो सकता था, ब्राइड ग्रूम साबित हो सकता था, यानी एक दूल्हा साबित हो सकता था, एक हस्बैंड अच्छा साबित हो सकता था, उसने क्या निश्चय कर लिया है, तुम्हारे रहने का। तो उसे निराशा हुई, मुझे बड़ी निराशा हुई कि मैं तो इसकी शादी करवाना चाह रहा था, लेकिन ये करना ही नहीं चाह रहा है। तो फिर कहता है आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, चैटिंग बात करना, थोड़ी देर ऐसी जिंदगी बात करके रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, उसके सामने तो मैंने कहा ठीक है नहीं शादी करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने डिसाइड किया क्योंकि शादी तो मैं तेरी करवा के रहूँगा। ठीक, उसने कहा कि इसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, इतना बढ़िया लड़का है, इसकी शादी तो मैं करवा के रहूँगा, ये उसने उसे दिया। बट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा। रामा राव नीस, अब दूसरा करेक्टर आता है रामा राव, जिसके घर में वो लेडी लकड़ी बेचने आई थी, वही ना, ये वही घर है। रामा राव नीस का मतलब भतीजी, कि रामा राव की भतीजी कौन थी, ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11 ईयर की बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी सी लड़की थी। had come to stay with him, आजकल वो रामा राव के साथ ही रहती थी। she was from a big town, वो गांव से नहीं थी, वो कहाँ से थी, एक अच्छे खासे बड़े कस्बे से थी। so she knew how to play the veena and the harmonium, इसलिए उसको वीणा और हारमोनियम दोनों बजाने आते थे। गर्ल्स इन द साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं वो अभी भी अपने जो संस्कार होते हैं, यानी अपना जो रिलीजन है उसमें उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जीन्स पहनना, बाल कटाना और कोई भी जो है जो आभूषण होते हैं वो नहीं पहनते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ की लड़कियों को शादी के टाइम ये जरूर देखा जाता है कि उसको म्यूज़िक आता है कि नहीं। म्यूज़िक का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता है, म्यूज़िक की 3 विधाएँ होती हैं। फर्स्ट इज़ वोकल, यानी आप वाद्य बजाना जानते हैं। दूसरी होती है वोकल, यानी आपको गाना आता है। और तीसरी होती है डांस, यानी आपको नाचना आता हो। तो तीनों में से कोई ना कोई एक वो जरूर, उसमें जरूर वो परफेक्ट होती है भागी लड़कियाँ। तो इसलिए उसने कहा कि वो क्योंकि शहर से कस्बे से थी तो उसको हारमोनियम और वीणा दोनों बजाना आता था। तो ये क्या हो गई, उस लड़की की क्वालिटी हो गई। तो ये क्वालिटी शादी जब देखने जाते थे लड़कियों को तो ये भी चीज़ चेक करते थे कि उसको कुछ बजाना गाना आता है कि नहीं आता है। तो इसलिए वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि उसको हारमोनियम और वीणा दोनों बजाना आता था। सो शी हैड ए स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, वो गाती भी बहुत अच्छा थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स माता पिता की डेथ हो चुकी थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, इसलिए उसके जो अंकल यानी कौन, मिस्टर रामाराव उसे यहाँ अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय ऑफ हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। और मेरे दिमाग में क्या आया कि रंगा उसके लिए परफेक्ट जो है क्या रहेगा, हस्बैंड रहेगा, और वो जो है उसके लिए एक परफेक्ट ब्राइड साबित होगी। यानी उन दोनों का मैच जो है शादी करने के लिए परफेक्ट मैच है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। सिंस आई वॉज ए फ्रिक्वेंट विजिटर ऑफ रामाराव प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, क्योंकि मैं अक्सर रामाराव के घर जाता रहता था तो इसलिए वो जो लड़की थी मेरे से काफ़ी खुली हुई थी। फ्री का मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई अजनबी आ गया तो आप उसके सामने ना आए, उसके सामने बात ना करें, नहीं। तो क्योंकि मैं अक्सर आता जाता रहता था तो वो अपने अंकल के समान ही मेरे को समझती थी और उसी की तरह से बातें करती थी। ये यहाँ पे उसके कहने का मतलब है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। अब वो कह रहे अरे मैं आपको नाम तो बताना भूल ही गया, उसका नाम क्या था उसका का, रत्ना। रत्न बोलते हैं ना, तो लड़कियों को जब नाम रखते तो रत्ना बोल देते हैं, है ना। तो रत्ना उसका नाम था। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's wife आई विल सेंड सम बटरमिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। मैं तुम्हारे लिए किसको बोलते हैं बटर मिल्क, लस्सी, मट्ठा जो होता है ना जिससे हम घी निकालते हैं दही जमा के, उसको ही बोलते हैं। तो इंग्लिश में बटर मिल्क बोलते हैं उसको। बटर मिल्क से मतलब जिसमें से हम मक्खन निकालते हैं, वो वाला दूध है ना। तो दूध में कौन से दूध में से मक्खन निकलेगा, जो दही जमा के जब हम उसको पिलोएंगे
तो उसको बोलते हैं बटर मिल्क। तो आपने देखा होगा गांव में कि जो भट्ठा है वो काफ़ी सारा हंडिया भर के होता है, तो पूरा का पूरा जिसके घर में निकला है उसके घर में थोड़ी कंज्यूम हो जाएगा। तो जो दूसरे लोग जिनके घर में नहीं होता वो अक्सर वहाँ से ले लेते हैं या वो खुद भेज देते हैं। तो इसलिए उसने भी रामाराव उसकी वाइफ से कहा कि मैं वो भेजूँगा और रत्ना को लेने के लिए भेज देना, मैं इसको भट्ठा दे दूँगा। आज रत्ना टू फैच, फैच का मतलब लेके आना, कि लेने लाने के लिए इसको भेज देना। रत्ना केम, इट वॉज फ्राइडे, और रत्ना घर पे आई क्या लेने के लिए, वही बटर मिल्क, और उस दिन बाई चांस फ्राइडे था। सो शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी। आपको बता दें जो फ्राइडे होता है वहाँ पर उसको बहुत ही यानी देवी का दिन माना जाता है, मानते हैं ना, फ्राइडे किसका दिन होता है, माता का दिन, देवी का दिन मानते हैं। तो साउथ में जो गर्ल्स होती हैं फ्राइडे को स्पेशली अच्छे से ड्रेसअप होती है, वहाँ अनमैरिड मैरिड सब लड़कियाँ गजरा लगाती हैं, चोली और लहंगा पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, है ना। तो वो भी उस कह रहे कि उस दिन क्योंकि फ्राइडे था वो भी अच्छे से ड्रेसअप हो रखी थी, बहुत अच्छी सी उसने साड़ी पहनी हुई थी, ठीक, ये उसके कहने का मतलब था। सो शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। मैंने उसको अपने ड्राइंग रूम में बैठने के लिए बोला और कहा चलो आज मेरे को एक गीत सुनाओ। आई सेंट फॉर रंगा, उसको गाना गाने के लिए बोला और उधर उसको रंगा को भी बुला के चली, दोनों को एक दूसरे से मिलाना चाहता था ना, दिखाना चाहता था। तो इधर तो उसको बोला तुम गाना सुनाओ और उधर से रंगा को बुलवा लिया। रंगा उसके घर आया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, ये क्या है, गीत के बोल। तो रंगा रीच द डोर, जब वो ये गीत गा रही थी तभी जो है रंगा दरवाजे पर पहुंचता है, किसके, उनके कमरे के, नैरेटर के कमरे के दरवाजे पे पहुंचता है। एंड रीच द डोर ही स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड किसको बोलते हैं, अब तो घरों में देखने को ही मिलती, मालूम कैसा होगा, थ्रेशोल्ड। अब तो पूरा जो फर्श होता है घरों में सेम होता है, सेम लेवल होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो ग्राउंड ओपन एरिया है उसका लेवल थोड़ा नीचा होगा, फिर जो वरांडा होगा वो थोड़ा उससे ऊंचा होगा, फिर उसके बाद जो कमरे होते थे उनका थोड़ा और ऊंचा होता था कि कहीं पानी ना घर में भर जाए। और जो चौखट होती थी ऐसे 3 साइड नहीं लगी रहती थी, केवल चौखट जो है वो चारों तरफ से होती थी। अब तो क्या होता है नीचे वाली जो साइड है वो जमीन के अंदर कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो भी बाहर रहती थी, लकड़ी की होती थी ना चौखट और लकड़ी के ही दरवाजे। तो बड़ी सी चौखट आपने देखा होगा, जो नीचे वाली जो चौखट है जो ऊपर उठी रहती है उसको बोलते हैं देहरी। देहरी का मतलब कमरे की जो बाउंड्री है, सीमा है, जहाँ दरवाजा लगा हुआ है, तो उसको बोलते थे देहरी। देहरी का मतलब थ्रेशोल्ड। तो वो वहीं पर खड़ा हो गया दरवाजे में बोलने, क्योंकि वो अंदर गाना गा रही थी ये सोच के। तो ही डिडंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गाना बंद हो जाए, इसलिए वो अंदर आने के बजाय ये देखे कि अंदर कोई गाना गा रहा है, वहीं देहरी पर ही ठिठक कर खड़ा हो गया। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो ये देखना चाह रहा था कि कौन गा रहा है, इतनी मधुर आवाज़ किसकी है, कौन है वो लड़की, ठीक। सर केयरफुली ही पीप्ड, इसलिए उसने बड़े सावधानी से अंदर ऐसे झाँका। अब मान लीजिए ये दरवाज़ा है ना, और पीछे से लाइट आ रही है, खुला है, तो मैं अगर इधर झाँकूंगी तो डेफिनेटली मेरी जो परछाई है वो अंदर दिखाई देगी, ये लाइट रुक जाएगी ना जितने में मैं आऊँगी। तो ऐसे ही हुआ जब उसने ऐसे पीप आउट का मतलब झाँक के देखा, तो जैसे उसने झाँका तो उसकी परछाई अंदर कमरे में दिखाई दी। तो जैसे ही वो परछाई दिखाई दी, द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक, जैसे ही जो लाइट आ रही थी वो रुकी। मैं अगर दरवाजे के सामने आ जाऊंगी तो जो दरवाजे से लाइट आ रही है वो रुक जाएगी ना, तो सेम ऐसे हुआ। तो रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड। रत्ना ने जैसे ही देखा रोशनी रुकने का मतलब कोई है, समबडी इज देयर, और जैसे उसने देखा कि कोई अजनबी है वहाँ पे, अब्रप्टली का मतलब एकदम से, बिना सोचे, उसको बोलते हैं एब्रप्टली, एकदम से वो रुक गई। क्या, गाना उसका जो है वो रुक गया, एब्रप्टली स्टॉप। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। अब देखो यहाँ पे स्टोरी को ह्यूमरस बनाने के लिए नैरेटर ने बहुत अच्छी सीरीज और मेटाफर्स यूज किए हैं। तो यहाँ पर वो एक और इडियम आपको दे रहा है कि सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। मान लो आपने बहुत बढ़िया क्वालिटी के मैंगो खरीदे, यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील। आप जो है इसको धीरे धीरे खा रहे हैं, कैसे, उसका छिलका जो है उतारते हुए, बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश। कई बार क्या होता है कि हम पूरा छिलका एक बार में उतार देते हैं और फिर कह के अब सारा खाएंगे हम। तो उसने भी कह रहे कि मान लो आप ऐसे ही कर रहे हो कि उसका छिलका उतार दिया सारा धीरे धीरे, और फिर आप सोच रहे हैं कि अब उसमें आप बाइट खाओगे उसको, बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश। लेकिन जैसे ही आप उसको बाइट यानी खाना चाह रहे हैं, यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आप उसका जरा सा भी पार्ट वेस्ट नहीं होना देते।
बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और बड़े ध्यान केयरफुली आप उसको बाइट कर रहे हैं, यानी उसको रस को ले रहे हैं, जिससे पहले कि आप दूसरी बाइट उसमें ले सकें, द फ्रूट स्लिप्ड आउट ऑफ योर हैंड, और वो पूरा जो मैंगो है वो तुम्हारे हाथ से फिसल के नीचे गिर जाए। यानी वो स्थिति बता रहा है कि मान लो कैसी स्थिति, कि जब ऐसे ही में आप कैसा फील करते हैं कि आपने बड़े ध्यान से मैंगो को छीला, उसका जरा सा भी पार्ट आप पेस्ट नहीं करना चाहते, बड़े ध्यान से बड़े केयरफुली उसकी एक बाइट आपने ली और दूसरी बाइट लेने ही वाले थे, वो सारा जो है वो आपके हाथ से जूसी वो फिसल जाता है ना, जब पूरा आप उसको छील लेंगे, तो ऐसे ही वो अगर मैंगो आपके हाथ से स्लिप हो जाए तो क्या होगा, योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, हाउ डू यू फील, कैसा लगेगा आपको। रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. जब वो गाना बंद हो गया रंगा का, उसके झांकने से, उसके देखने से, तो सेम जो सिचुएशन है वो किसकी है कि आम हाथ में से फिसल जाने पर जो होती है, किसकी, इस टाइम रंगा, यानी कोई इतने अच्छे से आवाज़ सुनने को मिल रही थी, गाना गाने को सुनने को मिल रही थी, देखने को मिल रही थी, और वो गाना एकदम से बंद हो गया। फिर वो चलेगा, अब तो गाना बंद ही हो गया। फिर वो अंदर आया, यू सेंट मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर, कुर्सी पे आके बैठा और बोला आपने मुझे बुलाया था। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना जो दूर खड़ी थी, हर हेड लोड, सिर झुकाए हुए, रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट, रंगा जो है बार बार उसको ऐसे, मतलब जब हम किसी को देखते हैं छुपा के दूसरे से कि उसको ये ना रहे कि मैं उसको देख रहा हूँ, उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो ऐसे ही वो रंगा जो है नैरेटर की तरफ से नजरें बचा के बार बार उसको देख रहा था, किसको, रत्ना को, जो सिर झुकाए खड़ी हुई थी। Once our eyes met and he looked very embarrassed, जैसे ही मेरी यानी नैरेटर की और रंगा की आंख मिली जब वो रत्ना को देख रहा था, तो he felt embarrassed, embarrassed मतलब क्या होता है कि बड़े असमंजस की स्थिति में उसको बड़ा वो हो गया। तो जब उसने देखा, he no one spoke for a long while, और काफ़ी देर तक कोई भी हम तीनों में से कुछ नहीं बोला। It was my coming in the that stopped the singing, let me leave, रंगा ने कहा कि मेरे आने से इनका गाना बंद हो गया, मुझे चलना चाहिए, चलिए मैं चलता हूँ ताकि ये दोबारा से अपना गाना कंटिन्यू कर लें, ये उसने कहा। Word mere words, the fellow said he would leave but did not make a move, लेकिन ये तो सिर्फ वो कहने के लिए कह रहा था। Words mere words, mere का मतलब only, कि शब्द केवल शब्द थे, जा थोड़ी रहा था वो, वर्ड्स mere words, उठा नहीं, वो ये कह भले ही रहा है कि मैं मुझे चलना चाहिए, मेरे आने से इनके जो है गाना रुक गया, तो इसलिए उसने कहा हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग। अब नरेटर कह रहे हैं आज के कलयुग में जो हमारे कार्य होता है और जो हमारे शब्द होते हैं उनमें मैच होता ही कहाँ, कहते हैं हम कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, है ना। तो उसने भी दिखाने के लिए सिर्फ कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ, हिला नहीं, लेकिन वो रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, अब वो जो रत्ना थी वो शर्मा के अंदर वाले कमरे में चली गई। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, मुझे कौन है ये लड़की स्वामी, हु दैट इनसाइड कौन, वो जो अंदर गई है। The lion wanted to know. The he-god who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. तो अब यहाँ पे कह रहा है कि वो ऐसे पूछ रहा है जैसे कि कोई he-god जो है बकरा शेर की बांध में अंदर बैठा है, और शेर जब आता है तो वो उससे पूछता है कौन है अंदर, तो वो क्या कह के रिप्लाई करता है वहाँ से कि तुम्हें इससे कौन क्या मतलब कि तुम मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, तो आई एम ए पुअर एनिमल, मैं तो बेचारा केवल क्या हूँ, एक जानवर हूँ जिसने ऑलरेडी ईटन 9 बॉडीज, had already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. और एक और मैं अभी खाऊंगा। अब ये सुनते ही शेर पता नहीं कौन है अंदर जो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो वहाँ से भाग जाता है। Tell me, are you male? और ये सुनते ही वो चला जाता है। तो सेम इसी तरह से किसकी कंडीशन है इस टाइम, रंगा की। So here we stopped our chapter and we will continue it tomorrow. Up to then, you go through the chapter and write down all the word meanings and read and question answer write down in your notebook. Okay, thank you and have a nice day. शुरू हो गई क्या?